आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली हैदराबाद का रांची तमाम पाकिस्तानियों को शाहीन की परवाज़ आपका अपना मेज़बान फराज अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ज़िंदा रहने के लिए हम लोग उम्र भर तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहते हैं। ज़िंदा रहने के लिए हम लोग उम्र भर तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहते हैं, मगर फिर भी ज़िंदा नहीं रहते, क्योंकि इस दुनिया से सबको लौटना है। अपने हिस्से की नेकी करके इस दुनिया से जाइए और अपनों की, अपने पास रहने वालों की, अपने मोहल्ले की, अपने शहर की, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए और सबका ख्याल रखिए। हमारे पास जो आज का टॉपिक है बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि पिछले 10-15 साल से कोई पुरसान हाल नहीं है। हैदराबाद से लेके जो बदीन का रेलवे ट्रैक है वो 10-15 साल से बिल्कुल बंद है और कौमी असासा जंग आलूद है। रेलवे इंतज़ामिया खामोश क्यों है? दूसरा टॉपिक हमारा आज का ये है कि पीएसएल के मैचेस होने वाले हैं और यकीनन नियाज़ स्टेडियम माशाल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन में है, बहुत बेहतर कंडीशन में है। सिर्फ लाइट्स की वहाँ कमी है, तो वहाँ हैदराबाद वालों के लिए हेल्दी एक्टिविटी क्यों नहीं, एक आध मैचेस पीएसएल का हैदराबाद को मिलना चाहिए। और एक और खुशी की बात यह है कि जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो कराची में हो रही है, जिसके सीईओ हैं बदर एक्सपो के ज़ोहैर नसीर साहब, उसमें हैदराबाद की टीम गवर्नर साहब ने ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हैदराबाद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही कि 7 मैचेस में 6 मैचेस जो है वो हैदराबाद की टीम ने विन किए हैं और सेमीफाइनल उनका कल है। इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो हैदराबाद के, कराची के जो सेवरेज का निज़ाम है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। और कौसार जो हैदराबाद का एक बड़ा अच्छा और बेहतरीन एरिया है, वहाँ पानी क्यों नहीं है? पानी के बिल तो आ रहे हैं लेकिन पानी वहाँ मौजूद नहीं है। इस पे हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान से, इनका ताल्लुक़ है, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, नसीर अहमद साहब एमपीए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से? मदद किया और ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। इन्हीं के साथ मौजूद हैं, ये भी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, इनका भी ताल्लुक़ जो है सूबाई असम्बली से, पीटीआई के ये एमपी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सज्जाद भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब भी हाजिर हुक्म देते हैं हम हाजिर पहुंचाते हैं आपके तो प्रोग्राम। आज आपसे ये नहीं पूछूंगा आप कैसे हैं और इस महंगे बजट के दौर में कितने पैसे आप बोलेंगे, वो पिछले वाले भी कम हो गए। नहीं आज आप आज अच्छे हैं तो फिर इसका मकसद है साथ खाना खाएंगे फिर बिल्कुल खाएंगे इंशाल्लाह, हाजिर है बिल्कुल। जी सर, मैं चाहता हूं कि वो पैकेज जो है सबसे पहले हमारे पास ऑन एयर हो, जो हैदराबाद का रेलवे ट्रैक का पैकेज है। जब तक वो ऑन एयर होता है तब तक आप मुझसे, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे सस्ती सवारी है रेलवे पाकिस्तान की, और हैदराबाद से बदीन का जो रेलवे ट्रैक है वो 10 से 15 सालों से सर बंद है। इस हवाले से कुछ बताएं ना। हालांकि आपका ताल्लुक फेडरल से नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि फेडरल में आपकी नुमाइंदगी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल फराज भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अलमिया है कि इस वक्त जो रेलवे ट्रैक की जो हालत है, उस दिन मैं वीडियो देख रहा था कि गुज़श्ता 15 सालों से वहाँ पे कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई। देखिए, सबसे सस्ती जैसे आपने कहा कि सवारी है, एक आम आदमी भी उसमें सफ़र करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचता है। तो हालत ये थी कि वहाँ पे जो जंग आलूद जो ट्रेन की जो पटरियाँ थी वो भी चोरी हो गई हैं, और जो वहाँ पे नशे हैं वहाँ पे बैठ के उन्होंने डेरा डाल दिया है कि वहाँ की आवाम क्या इंसान नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये लापरवाही है, और इसमें इनको गफलत के ऊपर इनके जो मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदार हैं वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब, उनको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, इसको फाल करना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत मैसर हो सके। और कहा ही जाता है कि पाकिस्तान रेलवे खसारे में है। मुझे ये बात समझ नहीं आती। आप देखिए, कभी भी किसी वीकेंड पे जाएं, कभी भी आपको रेलवे की कोई बोगी खाली नहीं मिलती। इवन कि आप देखेंगे वॉशरूम के बराबर में भी लोग सफ़र कर रहे होते हैं। तो खसारा कहाँ है, ये तो बात आज तक मुझे समझ नहीं आई। ये गफलत है, मैं समझता हूँ करप्शन है। इसके ऊपर इनको आवाज़ उठानी चाहिए और इस पर यानी सख्त कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए जो इसमें मुलविस हैं। देखिए, ये पैसा किसी के घर से नहीं आता, ये आवाम के टैक्सों का पैसा होता है जो सही जगह यूटिलाइज़ नहीं होता। अलमिया ये है कि यूटिलाइज़ ना होने की वजह से जो आम आदमी सफ़र कर रहा है। देखो जो सर देखें, पीआईए भी निजी एक कंपनी ने ले ली, तो ऐसा तो नहीं है कि रेलवे भी हम किसी निजी कंपनी को तो नहीं देना चाहते सर? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, हमारे असासाजात हैं, इस पर कोई सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। सहूलत देने की ज़रूरत है। अगर बेहतरी आए तो क्यों नहीं होनी चाहिए सर? अगर बेहतरी आए, हमारी नीयतों में फतूर है। देखिए, हमारी नीयतों में फतूर है। हमारे जो अपर बाला अफसरान हैं वो करप्शन से उनको फुर्सत नहीं मिलती।
آپ بتائیں نا کہ کوئی ایسا دن ہو جس میں ریلوے خالی جا رہی ہے، آپ مجھے بتا دیں، کسی بھی جگہ پہ سفر کر لیں. یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ 15 سال سے وہاں پہ لوگوں کو سہولت میسر ہی نہیں ہے. حیدرآباد ٹو بدین وہاں پہ ٹریک مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. اس پہ حنیف عباسی صاحب کو فوراً نوٹس لینا چاہیے عوام کو سہولت دینے کے لیے. دیکھیں اس وقت جو لوگ مایوسی میں شکار ہیں، مایوسی کے اندر شکار ہیں، ان کو اس سے نکالنے کے لیے ہمیں بولڈ اسٹیپ لینے پڑیں گے. اگر کسی نے لاپرواہی کی اس کو سزا دینی چاہیے. جب تک یہ احتساب کا عمل نہیں ہوگا ہم اسی طرح بلکتے رہیں گے، روتے رہیں گے اور ہم اپنی زندگی گزار لیں گے. آنے والے دن اور مزید ہم پریشان رہیں گے. بلکتے رہیں گے، روتے رہیں گے. سجاد بھائی آپ بتائیے، آپ ماشاءاللہ جو ہے آپ کے ایم پی اے بھی حیدرآباد میں ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی بھی نمائندگی ہے، فیڈرل میں بھی ہے اور صوبائی اسمبلی میں بھی آپ کی نمائندگی ہے. تو آج تک کی حیدرآباد ٹو بدین ریلوے کی آواز آپ لوگوں نے نہیں اٹھائی. فراز بھائی آپ بات کر رہے ہیں حیدرآباد سے بدین ٹرین کی، انہوں نے پورے ملک کا بٹا بٹھا دیا ہے، پورے ملک سے جو ہے وہ ٹریک سے اتار دیا ہے. ابھی نصیر بھائی جو بات کر رہے تھے، آپ کے سوال کا جو جواب دے رہے تھے، دیکھیں مطلب ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم ہر چیز جو ہے نا اس کو بیچ دیں. اسٹیل مل کا آپ حال دیکھ لیں، آپ پی آئی اے کا حال دیکھ لیں، آپ ریلوے کا حال دیکھ لیں، آپ ہمارے یہاں ٹیکس کلیکشن ابھی ہمارے یہاں پر جو ہے وہ آپ کیا بولتے ہیں، یہ جن سے ہم پیسے لیتے آئی ایم ایف، انہوں نے رپورٹ دی تھی نا کہ 5,300 ارب روپے کی گورنمنٹ نے کرپشن کی. تو میرے بھائی یہ تو رونا، ہم یہ قیامت آ جائے گی، ہم اسی طریقے سے روتے رہیں گے جب تک آپ کی سنسیئر گورنمنٹ نہیں آتی ہے. مجھے آپ بتائیں تو صحیح کہ کہاں سے پی آئی اے جو ہے وہ نقصان میں ہے، کیونکہ ہم نے بڑن اتنا ڈال دیا ہے. جب محترمہ کی گورنمنٹ آئی تھی، جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی، پھر ان کی پہلے تاڑی باری پھر ساڑی باری، اس طریقے سے لوگ اندر یہ انہوں نے جو نا لوگوں کو جابیں دینا شروع کی، مطلب نام کی جابس. تو اس کے بعد بٹن کس کے اوپر آیا؟ بٹن آیا اس ایئر لائن کے اوپر. ابھی آپ مجھے بتائیں، ابھی جو آپ ریلوے کی بات کر رہے ہیں تو ریلوے کے اندر بھی جو پچھلے دوروں میں کیوں اتنا سارا مسئلہ نہیں تھا؟ ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حیدرآباد بھی تو ایک بڑا شہر ہے نا سندھ کا دوسرا. کراچی کے اندر فراز صاحب میٹروپولیٹن سٹی ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ٹرین کا نظام موجود ہے؟ ایک بی آئی ڈی کے چکر میں روڈ سارے کھود دیے. سر موجود ہے لیکن اس کو یوٹیلائز کون کرے گا، اس کو چلائے گا کون؟ یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے گورنمنٹ کی. اب بڑے میاں صاحب نے چھوٹے میاں صاحب کو کہا پی ٹی آئی کو ختم کرو، انہوں نے پی آئی اے ختم کر دیا کہ اب اگلی باری ٹرین کی. اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے ہمارا ملک. کیا مطلب ہم ایم پی اے سے، یا آپ کے سامنے ایم پی اے بیٹھے ہیں، اب وزیر تعلیم ہمیں کہتے ہیں آپ اسکول جو ہے نا ایڈاپٹ کریں لیکن خرچہ آپ اپنا کریں. بھائی ایک تو آپ ہمیں جو ہے وہ کوئی فنڈز نہیں دیتے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں اسکول ایڈاپٹ کریں. اچھا جو اچھا کام کرو اس کو یہ ایڈاپشن نہیں دے رہے اسکولوں کی. ان کے بھی کتنے ایم پی ایس ہیں جن کو انہوں نے نہیں دیے. تو یار اگر ساری چیزیں آپ کو پرائیویٹائز کرنی ہے تو پھر آپ گورنمنٹ بھی ٹھیکے پہ دے دیں، کسی اور ملک کو دے دیں گورنمنٹ بھی، وہ بھی اسی طریقے سے چلتی رہے گی. میرے بھائی آپ کا حیدرآباد کو وہ قبرستان والا جو معاملہ تھا، جو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی گاڑی بیچ کے بھی اس کو وہ کروں گا، مجھے ابھی بھی وہ الفاظ یاد ہے. ایک اینکر ٹی وی کا ہر پروگرام میں وہ دکھا رہے، وہ دن میں رہے تھے ان کو بھی دکھا رہے، وہ حیدرآباد کے یہ جو چیئرمین ہے میرے خیال سے وہاں ان کے پاس گئے. آپ مطلب اتنی فرونیت بھری ہوئی ہے لوگوں کے اندر کہ بھائی آپ عوام کے ٹیکس کے پیسے، یہ نصیر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہے، سجاد سمرو بیٹھا ہے، ہم بھی عوام کے پیسوں کی بات کی، وہ ماشاءاللہ ایز اٹ از ہی ہے، بلکہ وہ اور اس کے سامنے کچرا کنڈی بنا دی. بس سے بدتر، مطلب جو لوگ زندہ ہیں ان کو تو ہماری پیپلز پارٹی رہنے نہیں دیتی، مرنے کے بعد قبروں میں بھی جو نا آپ نے گٹر کا پانی ان کے قبروں میں، وہ یہی کہتے ہیں یا اللہ یہ کون سی مسلط ہم پہ کی ہے حکومت. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اب یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو نا یہ بیچنے کی طرف جا رہی ہے. سر یہ ملک کے اندر حل نہیں ہے. جب آپ حقیقی نمائندگی دیں گے تب جا کے ملک چلے گا. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک آرٹیکل کے اوپر اتنے مسئلے ہوتے ہیں کہ راتوں رات آپ غائب کر دے. تو مطلب اظہار آزادی آج یہ نصیر بیٹھے، آپ بیٹھے، کہوں گا اگر وہ 40 چیزیں تو لگائیے گا. جی آپ کنٹینیو کیجیے. جی بالکل، اور دکھانی بھی چاہیے. آپ یہاں پر بات کریں حیدرآباد کی، میں تو لیاری جس کو پیپلز پارٹی پیرس بنانا چاہتی تھی، آج آپ چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں. پیرس تو ہے، وینس تو بنا ہے لیکن گندے پانی کا. مطلب میں کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ کا جوائنٹ سیکرٹری ہوں. کراچی پاکستان کے جو ٹاپ 50 جو ہے نا، جس میں 1 آف 10 جو ہے وہ ٹمبر مارکیٹ سے آتے ہیں ٹیکس پیئر. آپ اس مارکیٹ کی بھی تو حالت دیکھیں، چوکیدار ہم اپنے پیسوں سے لگاتے ہیں، گٹر ہم اپنے پیسوں سے کھلواتے ہیں، ہمارے سارے مسائل جو گورنمنٹ کو کرتے، پھر ہم ٹیکس کیوں بھر رہے ہیں؟ ایک ایک کنٹینر پہ جو کروڑوں روپے ہم بھرتے ہیں، جو لاکھوں روپے بھرتے ہیں، اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں. یا نصیر بیٹھا ہے، آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھے ہیں، آپ کی کیمرہ مین بیٹھے ہیں، یا جتنے بھی اسٹوڈیو میں لوگ موجود ہیں، تو یہ سب ٹیکس کے پیسے سے ہی، ان کے ہی پیسوں سے سارا چل رہا ہے. بالکل. اور ہمیں ظاہر ہے اگر آپ والی بات تھی کہ یار انہوں نے مجھ سے ایک بات کی تھی کہ یار آپ نے ہی بات کی تھی نا کہ پر آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اگر کام نہیں ہوتا استعفیٰ. میں نے یہی کہا تھا کہ استعفیٰ وزیر اعلیٰ کو دینا چاہیے، استعفیٰ ہمارے منسٹروں کو دینا چاہیے کہ آپ کے پاس سارا پروٹوکول ہے. اور اس کا جواب بھی میں نے آپ کو دیا تھا اگلے پروگرام میں کہ اس گمان میں نہیں رہیے گا کہ میں حاضر جواب نہیں، ڈر ہے اس بات کا کہ میں آپ کو لاجواب نہ کر دوں. سر ہم تو چاہے کہ کریں لاجواب. بات میں نے سنی، مجھے بڑی عجیب سی لگی. فراز بھی میرے خیال میں سندھ کے شہری ہیں. جی
انہوں نے کہا کہ آپ نے حیدرآباد کے لیے آواز نہیں اٹھائی اس کے لیے ٹرین کے لیے نا. آپ مجھے یہ بتائیں, ہمیں 2 سال ہو گئے ہمیں اسمبلی کے اندر. ابھی ریسنٹلی جو ہمارا سیشن گزرا, اس 1 ماہ کے اندر میں نے 4 کال اٹینشن لگائی. اس 4 کال اٹینشن سندھ سالڈ ویسٹ کے خلاف بھی لگائی, یعنی کہ ان کی نااہلی کے اوپر اڑا دی. اس کے بعد پھر میں نے واٹر بورڈ کے اندر جو چوریاں ہو رہی ہیں وہ بھی اڑا دی. اس کے بعد پھر میں نے روڈ جو جتنی بھی انکروچمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر لگائی. فراز بھائی آپ یقین کریں, ہم تو اپنے حصے کا کام کرتے ہیں, ہم جو نشاندہی کرتے ہیں اس پہ جو منسٹر بیٹھا ہوتا ہے, وزیر بیٹھا ہوتا ہے, ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. بحث ہو چکے ہیں سندھ حکومت والے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی عوامی حلقے کے اندر جب عوامی نمائندہ موجود ہوتا ہے, کوئی پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے, اسمبلی کو فروغ میں لانے کا مقصد یہی ہے نا کہ اس مسئلے کو اجاگر کریں, اور وہاں پہ موجود منسٹر سیکرٹریز بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ اس مسئلے کو سن کے اس کو کان سے نکال دیا جاتا ہے. آج اس بات کو مہینہ ہو گیا ہے, انکروچمنٹ کے اوپر میری لگی ہوئی ہے, صرف اور صرف لارا لپا. 1 مہینہ ہوا ہے, مجھے ایک سال ہو گیا. نہیں, میں آپ کی اس بات کا جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آواز اٹھائے اسمبلی میں, ہم تو آواز اٹھاتے ہیں, لیکن بحث لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گے. افسوس یہ ہوتا ہے, غصہ اس بات پہ آتا ہے. پھر وہاں پہ ہمارے ارد گرد کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ جذباتی ہوتے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اسمبلی کے فلور پہ مسئلہ آ گیا, منسٹر بیٹھا ہوا ہے, سیکرٹریز بیٹھے ہوئے, اسی وقت اس کو آن بورڈ لے کے اس مسئلے کو حل کیا جائے. چوری کی نشاندہی کر رہے ہیں, وہ سب کے سب ملے ہوئے چور ان کے ساتھ. میں کہتا ہوں اس میں چاہے وہ پی ٹی آئی کا آدمی ہو, چاہے ہمارے ایم کیو ایم کا ہو, یا پیپلز پارٹی کا ہو, کوئی بھی ہو, بھائی اس کو سزا دے, پکڑیں اس کو. سر 1 سیکنڈ, میرے کان میں جنات موجود ہیں, کیا کریں, مجبوری ہے. ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں پاکستان, میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. ناظرین آج میں نے آپ کو سرپرائز دینا تھا, مولانا طارق جمیل صاحب کو لائن پہ لینا تھا, وہ یو کے میں موجود تھے. میرے بھائی ہیں ڈاکٹر نبیل, ان کے گھر پہ موجود تھے, لیکن انہیں بیان کرنے کے لیے کہیں جانا تھا, اور ان کی طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز تھی, تو وہ بیان کرنے کے لیے نکل گئے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں کوشش کروں گا کہ ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے ان سے ضرور دعا کرواؤں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ناظرین میں آپ کو جو حیدرآباد ریلوے ٹریک کے حوالے سے وہ میں اپنی ٹیم سے کہوں گا ذرا وہ چلائیے گا, شیئر کیجیے گا لنک. یہ پٹریاں کبھی سفر کی امید تھی, آج بے بسی کی تصویر بن چکی ہیں. حیدرآباد سے بدین تک ریلوے ٹریک سالوں سے خاموش ہے, نہ ٹرین کی سیٹی سنائی دیتی ہے, نہ مسافروں کی آواز. لوگوں کا کہنا ہے کہ دہائیوں قبل اس راستے پر زندگی رواں تھی, مگر آج زنگ آلود پٹریاں زمین میں دفن ہوتی جا رہی ہیں. 10-15 سال پہلے یہاں سے بدین ٹرین جاتی تھی, 10-15 سال ہو گئے ٹرین جاری نہیں ہے, ریلوے کا اتا پتہ ہی نہیں ہے ریلوے کہاں ہے. اور چور ساری پٹریاں لے گئے, ریلوے والے آ رہے ہی نہیں ہیں جو پٹریوں کی چیک کریں. نشے کے عادی افراد قیمتی ریلوے لائن چوری کر رہے ہیں, اور ذمہ دار ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. سالوں بیت گئے, وعدے دفن ہو گئے, مگر حیدرآباد سے بدین تک ٹرین کا راستہ آج بھی بند ہے. وہ ٹریک جو کبھی لوگوں کو منزل سے ملاتا تھا, آج خود مدد کا منتظر ہے. بھی ٹائم ہو چکا ہے, ہم نے سنا ہے ٹرین جاتی تھی پر ہم نے دیکھی نہیں ہے کبھی, اور پٹڑیوں کی ایسی گندی حالت جو ہو چکی ہے, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے نا. باقی بدین یا حیدرآباد سے جاتی تھی بدین, یہ بھی ہم نے سنا تھا پر دیکھی کبھی نہیں ہے. ریلوے انتظامیہ کی لاپرواہی نے کروڑوں روپے کے قومی اثاثے کو کھلے آسمان تلے زنگ آلود کر دیا ہے. پٹریاں زمین بوس ہو رہی ہیں, اور چوری کے واقعات اس خاموش موت کو تیز کر رہے ہیں. 15-20 سال ہو گئے اب تو نہیں دیکھی ٹرین. باقی ہیرونی جاتے ہوئے دیکھا ہے, اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے, بس لوڈر بھر کے جاتے ہیں, بندے لے کے جاتے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں. ٹرین تو نہیں چل رہی, باقی چوریاں ہو رہی ہیں, پٹڑیاں وٹڑیاں نکل رہی ہیں. حیدرآباد سے بدین سفر کرنے والے شہری مایوسی اور کرب میں مبتلا ہیں. عوام پوچھ رہے ہیں کہ آخر کب اس ٹریک پر پھر سے ٹرین کی سیٹی گونجے گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ریلوے انتظامیہ جاگے, اس مردہ پڑے ٹریک کو دوبارہ زندگی دے. جی, اس مردہ ٹریک کو زندگی دیں. دیکھ رہے ہیں آپ, بالکل دیکھیں آپ ٹرین کی حالت دیکھ رہے ہیں, اس ٹریک کی کہ کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جتنے بھی لوگ ہیں جو چرسی ہیں وہاں پہ, یا موالی جو جن کو کہا جاتا ہے, یہ چوریاں کر رہے ہیں, ان کے پیچھے بھی پاکستان ریلوے کے ملازم ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ خالی پڑا ہوا ہے تو آؤ اور لوٹ کمال سمجھ کے لے جاؤ, کیونکہ ان کو تو پتہ ہے ٹرین تو چلنی نہیں یہاں پہ. تو اس میں ان کی ملی بھگت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا نا. کوئی بھی کام کسی بھی ادارے میں نااہلی ہوتی ہے, اس میں ادارہ ملوث ہوتا ہے. یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں, کسی بھی ادارے میں کئی بھی کرپشن ہوتی ہے, اس میں ادارہ ملوث ہوتا ہے, 110% ملوث ہوتا ہے. سر گورنر صاحب تو فیڈرل کے نمائندے ہیں, آپ گورنر صاحب سے کہیں نا وزیر اعظم پاکستان سے بات کریں. بالکل ہونی چاہیے. عوام کے لیے میں کہتا ہوں ہمارا جہاں پہ انسٹاز ہوگا ہم اس کو آگے پیش کریں گے, اور عوام کی سہولت کے لیے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو بہتر سے بہترین کی طرف جائے گا ریلوے ٹریک. دوسری بات میں آپ کو ایک اور کہتا جاؤں کہ دیکھیں حیدرآباد کی ٹیم ماشاءاللہ جو کہ میچز ہو رہے ہیں نیو ناظم آباد میں, پاکستان پریمیئر لیگ جو ٹیپ لیگ ہو رہی ہے,
ज़हीन नसीर साहब करवा रहे हैं, उसके बदर एक्सपो के CEO हैं। उसमें हैदराबाद की टीम गवर्नर कामरान टसूरी साहब की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 7 मैचेस में से 6 मैच जीत के कल सेमीफाइनल है। देखें, हैदराबाद के लोगों को हेल्दी एक्टिविटीज़ मिलनी चाहिए, वो कराची में हो या हैदराबाद में हो। तो सर ऐसे छोटा मोटा टूर्नामेंट माशाल्लाह नियाज़ स्टेडियम बहुत अच्छा बेहतरी की पोजीशन में है और सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, मेयर साहब ने अच्छा काम किया, वहाँ सिर्फ लाइट्स की कमी है। तो क्या ऐसे टूर्नामेंट वहाँ नहीं हो सकते? बिल्कुल होने चाहिए, मैं कहता हूँ पूरे कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए और वहाँ पे खेलों के मैदान भी होने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे खेलों के मैदान मौजूद हैं। अगर नया स्टेडियम की बात करें तो इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं और वहाँ पे मियाँदाद साहब की डबल सेंचुरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो चाहिए उन पे, अगर वो लाइट्स लगा दें तो वहाँ पे रौनक लग जाएगी, वहाँ के हैदराबाद के लोगों को एक खुशी के यानी कि पल मिल जाएंगे वहाँ पे। जब मैचेस होंगे वहाँ पहुँचेंगे तो ऐसी बात है, एक अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो लोग इससे मुस्तफीद होते हैं और ऐसी हेल्दी एक्टिविटी माशरे में ज़रूरी है। देखिए, जब ये चीज़ें इग्नोर करोगे तो लोग, आपको पता है कि क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। अगर हेल्दी एक्टिविटी होगी, जैसे आपने अभी बताया कि नया नाज़ाबाद खुशकिस्मती से मेरा ही हल्का है PS 118, उसी में आता है नया नाज़ाबाद के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है। आप जाएँ वहाँ देखें तो एक अलग ही दुनिया नज़र आती है। अलग ही दुनिया। वहाँ पे लोगों का आमदरफ्त होती है, वहाँ पे मैं समझता हूँ पजीराई मिलती है, इलाके को पजीराई मिलती है, बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं। तो उससे ये कि इलाके के लोगों को एक मैं समझता हूँ कि खुशी होती है कि यार हमारा इलाका जो वेल डेवलप हो गया है, उसमें मैचेज़ हो रहे हैं वहाँ पे और बड़ी बड़ी नामी शख्सियात आती हैं। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है और इसमें इलाके की तरक्की में बड़ा किरदार होता है। और निजी सोसाइटी है नया नाज़ाबाद, और अच्छा है कि उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। अभी हैप्पी न्यू ईयर के अंदर भी उन्होंने एक प्रोग्राम किया था और लोग बड़ी दूर दूर से आए थे, कराची की तमाम जगहों से लोग आए थे, तो एक अच्छा माहौल मिलता है। तो इसी तरह हैदराबाद के अंदर भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ नया स्टेडियम के ऊपर थोड़ी तवज्जो दें, वहाँ लाइटें लगाएं तो वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं तो आम इंसान के लिए आसानी हो जाएगी। CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने तो ऐलान भी किया है लाइट्स का। अरे तो आप सूबाई असेंबली में जब बात करें तो जरूर कीजिएगा ना नियाज़ स्टेडियम। देखिए, अगर सूबाई मसला है सर, CM साहब की बात करें तो ऐलान की बात तो उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, तो डिलीवर क्या किया है? अफसोस तो ये होता है, डिलीवर किया कराची को या सिंध को, हैदराबाद को दिया क्या है? दावे तो बड़े बड़े करते हैं, अरबों रुपए के इन्होंने बजट मख्तस कर दिए होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे लगते हुए नज़र नहीं आते। माजरत के साथ कि ये मैं समझता हूँ मजाक किया जाता है, आवाम के जज्बा के साथ खेला जाता है, अमली तौर पे मैदान में कोई अमल का नज़र नहीं आता भाई, नज़र नहीं आता। अच्छा सजाद भाई, क्या ऐलान किया है बांग्लादेश ने, आपको पता है? वर्ल्ड कप जो T20 का होने वाला है हमारे नेक्स्ट मंथ, उसने बांग्लादेश की टीम ने भारत जाने से इनकार कर दिया। सर क्यों जाए? उनको अपनी जबरदस्त ऐलान किया डिग्निटी, उनकी अपनी सॉलिडिटी, उनको अपनी इज्जत प्यारी है ना। एक हमारा बोर्ड है और एक इनका बोर्ड है। सर हमारा बोर्ड भी नहीं जाता, हमारे बोर्ड भी मोहसिन नकवी साहब ने साफ मना कर दिया। सर फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो होना चाहिए बिल्कुल भाई। जब वो हमारे मुल्क नहीं आते, वो बोलते कि हम दुबई में खेलेंगे, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। इस बात का तो क्रेडिट आप देंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने, जो कि हमारे PCB के चेयरमैन हैं, उन्होंने इंडियन बोर्ड को सर झुका दिया है। इस बात का तो क्रेडिट आप देंगे ना सर। अल्लाह करे कि ये चीजें जो ना मुस्तकिल तौर पे हो, सिर्फ एक चीज के ऊपर ना होना। हमेशा तो हमारे जो है ना वो बोर्ड को हम झुकते हुए, जब से हम पैदा हुए हम झुकते हुए देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि अब जो है ना वो इस बार ऐसा स्टैंड लिया कि इंडियन बोर्ड को झुका दिया सर। जिस तरीके से हमने उनके जहाज गिराए ना, इसी तरीके से अगर स्टैंड क्रिकेट बोर्ड भी अगर हमारा ले लेता है ना, तो फिर आप क्या समझते हैं? अब मतलब अल्लाह माफ करे। बच्चे की वालदा नाजिया जो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। बहन कहें दिल की बात शाहीन की परवाज से, और आपको पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, बताइए आपके साथ मसला क्या है बहन? बेटे का जो इशू है। जी जी, मेरे बेटे का मोहम्मद युमान का है। 18 अक्टूबर को सैटरडे का दिन था, 4 बजे से बच्चा लापता है, ठीक है। और तकरीबन 3 दिन बाद मुझे कच्चे के डॉक्टरों की कॉल आती है कि आपका बच्चा मोहम्मद युमान जो है वो हमारी हिरासत में है, तो आप तावान के तौर पे 30 करोड़ देंगे तो आपका बच्चा बाजियाब होगा। अच्छा, ये FIR मैंने जी 30 करोड़ जी 30 करोड़ पहले जो कॉल आई उनकी 30 करोड़ की थी। अच्छा। उसके बाद मेरा मकामी जो है चाकीवाड़ा थाने की हदूद में मैंने FIR दर्ज करवाई है, ठीक है। तकरीबन फिर हमारी जो बातचीत उनके साथ होती रही है। दूसरे दिन मेरे बच्चे की वीडियोस, पिक्चर्स वगैरह मुझे भेजी गई, वीडियो कॉल पे बात भी कराई गई है। उसके बाद उनकी डिमांड मतलब कम हुई है, कभी 5 करोड़ फिर 2 करोड़।
अभी जो लास्ट मेरी जो उनसे बात हुई है, कल ही बात हुई है, तो उन्होंने मुझे फाइनली ये कहा है कि आप 1 करोड़ दे दो और अपना बच्चा ले जाए, नहीं तो हम आपके बच्चे को गोली मार देंगे। अल्लाह हू अकबर। अच्छा मेरी बहन, आप जल्दी से बताइए आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक कराची बिहार कॉलोनी से है। लिहारी, अपना टेलीफोन नंबर बताइएगा। 0321 जी 8986 बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका ही हल्का है? जी बिल्कुल मेरा हल्का है, और मैं ये लास्ट जो असम्बली आखिरी दिन था 2 हफ्ते पहले, नसीर को भी इस चीज़ का पता है, मैंने वज़ीर आला से बहुत मुश्किल से वज़ीर दाखिला से टाइम लिया, हालांकि उन्होंने मेरी कॉल अटेंशन उड़ा दी थी। वहाँ पर खड़े होकर मेरे पास वीडियो भी है कि वज़ीर दाखिला ने वादा किया था कि ये बच्चा, मैं वादा करता हूँ मैं इसको रिकवर कराऊंगा। आज तीसरा हफ्ता हो गया है, और आप यकीन करें रोज़ इस बच्चे का जो मोबाइल है उनके पास है, और रोज़ वो इस बच्चे को तशद्दुद करते हुए वीडियो लाइव इसकी माँ को दिखाते हैं, और मेरे पास अभी भी मोबाइल में इसकी वीडियोस मौजूद हैं। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? ये सिंध गवर्नमेंट कच्चे के डाकू लिहारी तक पहुंच गए, कराची तक पहुंच गए हैं। आप सिंध का तो सफ़र आप छोड़ ही दें, आप हैदराबाद का सफ़र तो छोड़ ही दें, कराची के अंदर लिहारी के अंदर जो है घुस के एक बच्चे को हनी ट्रैप करके 15 साल 16 साल इस बच्चे की उम्र है, 30 करोड़ मांगे, 25 पे आए, 20 पे आए, 15 पे। अभी जब मैंने मामला असेंबली में उठाया बड़ा हाईलाइट हुआ ये मामला, तो उसके बाद अब वो कह रहे 1 करोड़ रुपए दो। अब इनके पास वो फेक जो कॉलें आती है ना, वो भी आ रही है कि 10 लाख रुपए तो हम बैंक अकाउंट भेजते हैं, आप इसमें पैसे डालें, आपके बच्चे को छोड़ेंगे। हमने वो भी वहाँ के SSPs को और जितने भी वहाँ पर अफराद हैं इन सबको जो है वो नंबर दिए। क्या ये ट्रेस नहीं कर सकते? आपको किसी को भी उठाना हो, आप हमारे कोई एहतजाज का जब होता है कोई PTI का, तो आप सब बंदों के घरों को आपको पता होता है कहाँ कहाँ होते हैं, लेकिन आपके पास वो डाकुओं के पास मोबाइल मौजूद है उस बच्चे का गोडगी के अंदर। लेकिन ये क्या कोई तरीका है? मतलब कि फालतू आवाम है ना हमारी कराची की, टैक्स भी कराची देता है पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क में तरक्की होती है सिवाय कराची के, सिवाय सिंध के, सिवाय हैदराबाद के। तो हम कहाँ जाएं? हम किसको कहें? क्या अमेरिका को कहें? हम किसको कहें? ये बच्चा, वज़ीर दाखिला साहब आपने वादा किया था, आज 3 हफ्ते हो गए, आपकी उस वीडियो के बाद इस बच्चे पे मजीद तशद्दुद बढ़ गया है। SSP साहब और जो आप लोगों ने दिए, जो वहाँ पर केतरान साहब है या दूसरे हैं, ये कोई भी इस पे काम नहीं कर रहे। खुदारा ये बच्चे को रिकवर कराए। ये बच्चा, ये आपके सिंध का बच्चा है, कराची का बच्चा है। कल को अगर हमारे किसी MPS के या आप लोगों के बच्चों को कोई इसी तरीके से डाकू उठाता कि आपको रात को नींद आएगी, इसकी माँ को जो रोज तशद्दुद वाली वीडियो बेचते हैं, वो एक माँ है, क्या उसके कलेजा नहीं फटता होगा? तो फराज साहब ये तो एक केस है, ऐसे तो हजारों केस है जो असेंबली तक नहीं पहुंचते, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है, जो आपके मीडिया तक नहीं पहुंचते। तो क्या ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हम यहाँ पर बैठ के, आप हैदराबाद के लिए रो रहे हैं, हम कराची के लिए रो रहे हैं, कोई और मीरपुर खास के लिए रो रहा है, कोई सखर के लिए रो रहा है। भाई खुदा का वास्ता है, 18 साल हो गए, या तो एक ही बार बम मार के पूरे सिंध को आप खत्म ही कर दो हमेशा के लिए, या खुदा का वास्ता है पीपल्स पार्टी से गुजारिश है कि इस सिंध की आवाम को देखे, तालीम तबाह है, सड़कें तबाह हैं, यहाँ पर सेहत तबाह हो गई है, यहाँ पर मच्छरों ने, इनके ही प्रोग्राम में, फराज भाई आपके प्रोग्राम में बैठ के जो मच्छरों का जो मामला था, मेरी खुद की खाला की बहू 18 साला जवान बच्ची, उसकी 4 महीने का बेटा था, आप यकीन करें वो डेंगू से इस दुनिया पानी से चले गई। तो आप मुझे बताएं, पानी हमें, आमीन, पानी हमें गंदा पीने को मिलता है, टैंकरों पे पानी मौजूद है, नलों में पानी नहीं आ रहा, लेकिन आपको वो पानी पंप के ऊपर या आपको आपके घर की दहलीज पे पैसों से मिल जाता है। हम किसके पास जाएं? मतलब आप मुझे बताएं, एक मेहर एक टीवी शो में बैठ के वो नाकामी का इजहार कर रहा है, हम किसको देखें? जब इनका मेयर था MQM का, तो उस टाइम में वो कहते थे इख्तियार नहीं है, लेकिन अब जब इनका खुद का मेयर आया है पीपल्स पार्टी का, उसका भी अलग ही एक रोना है। पर हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रही। 18 साल अगर कोई, मैं तो या अल्लाह ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कोई इंडिया में भी जाए ताकि वहां पर भी ये तबाही फैल गया इसी तरीके से, तो हम कहाँ जा रहे हैं सर? सर कहूं दिल की बात, जान के मान सर पाऊं, करे सर, करे जान के मान पाऊं, बिल्कुल करे सर। अब आपको हक बनता है, बिल्कुल। चले छोड़े, आप वो एंकर हैं कि जिन्होंने कभी भी जो ना वो माजरत के साथ कभी भी आपने कोई गलत चीज अपने इसमें स्पेयर नहीं की। आपने हमेशा अपोजिशन को भी मौका दिया है, आपने हमेशा गवर्नमेंट को भी मौका दिया। वरना ऐसे भी एंकर होते हैं कि जो सिर्फ उनका काम ये होता है कि नहीं यार, अगर ये हाथ में है PTI वाला है कोई भी है, तो उसकी यार हमें इसके साथ इस तरीके से ये रवैया करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरे एंकरों को इनसे सीखना चाहिए कि ईमानदाराना अपनी जो ना ये साफी जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक दूसरों को भी अक्ल सलीम दे के इनसे भी। अल्लाह का बहुत शुक्र है सब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, हमारे चेयरमैन जनाब खालिद अराई साहब की मेहरबानी है कि जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं अपने दिल की बात और शाहीन की परवाज़ की बात जो है वो लोगों तक पहुंचाता हूं।
अच्छा, अब थोड़ी छेड़छाड़ शुरू करें। सर करें ना, बिल्कुल। व्हाट डू यू वेटिंग फॉर? सर आपको पता है सिंध के लोग तो बड़े मेहमान नवाज होते हैं जी, और मेहमान नवाजी में सबसे ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट। इंटीरियर सिंध में भी आप चले जाएं तो लोग बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम साहब कब तशरीफ ला रहे हैं सिंध में सर? थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, आउट ऑफ बॉक्स जाके, मुझे तो जहन में भी नहीं था, आपने मुझे अच्छा वक्त क्या सर एक सेकंड रुकिएगा, मैं यहीं से आपके पास आऊँगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर मेराज निज़ामी साहब। जी अल्लाह का करम है सर जी, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं, शाहीन की परवाज़ सैयद फराज अहमद शाह साहब के साथ। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर साहब। जल्दी से आप बताइए आपके कौसार का क्या मसला है सर? सर कौसार में जी जनाब ऐसा है कि तकरीबन 3 साल हो गए, 3 साल से कौसार में पानी नहीं आ रहा है। हैदराबाद लतीफ़ाबाद कौसार की बात कर रहे हैं आप सर? जी हैदराबाद लतीफाबाद एयरपोर्ट के साथ ही एक बड़ी कॉलोनी है जी जी। और हाउसिंग सोसाइटी है, या माशाल्लाह अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि बिल्कुल बेइज्जती का आलम है। एचडीए की स्कीम है ये, और एचडीए वाले ना रोड बनाते हैं सर जी, और ना ही पानी देते हैं। बड़ा मसला है। गैस का इशू तो अपनी जगह है, बिजली का भी थोड़ा इशू रहता है, लेकिन पानी के हवाले से तो बहुत ज्यादा परेशानी है। पिछले 3 साल से टैंकर माफिया का राज है, अगर कुछ करते भी हैं तो फिर सामने असला बाहर आ जाता है। टैंकर माफिया किसी और को बर्दाश्त ही नहीं करता, क्या करें। अब थोड़ी देर पहले यही सज्जाद भाई बात कर रहे थे, ये सेवरेज और पानी ये कुछ भी नहीं है सर। जी जी बोलिए आप। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सर आप देखिए कि एचडीए के वासाफ के चेयरमैन से भी बहुत दफा मीटिंग हुई है, एहतजाज भी बहुत दफा किए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है सर जी। अब आप देखें कि एक्सीएन वगैरह सब लोग मिले हुए होते हैं, पानी मिलता ही नहीं सर है। आपके एमपीए साबिर कायम खानी साहब तो आवाज उठाते हैं सर, सूबाई असम्बली में वो तो कोशिश करते हैं। आपके एमएनए अलीम खानजादा साहब है सर, वो भी कोशिश करते हैं, फिर काम क्यों नहीं होता सर? सर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। मसला तो यही है ना सर, यहाँ भी एहतजाज करके देख लिया, और वहां पर जो है खासतौर पर जी एहतजाज करके देख लिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि देख रहे हैं शाहीन की परवाज़, इंशाअल्लाह आपका ये मसला ज़रूर हल होगा इंशाअल्लाह ताला। जी सर बिल्कुल सोहेल आफरीदी साहब जो हमारे केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल तशरीफ़ ला रहे हैं, और जैसे आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सिंध मेहमान नवाज बिल्कुल रहा है, और इनका भरपूर तरीके से जुम्मे को 9 तारीख को ये दोपहर को तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाअल्लाह, और भरपूर तरीके से एयरपोर्ट से रैली की शक्ल में इनका इस्तकबाल करेंगे। इनको मैं अपने हल्के लियारी भी ले जाऊंगा। लियारी के ऊपर जो अभी प्रोपेगेंडा आपने देखा था उससे हट के हमारा हल्का है, अल्हम्दुलिल्लाह नाम ही काफ़ी है लियारी, उसकी भी वहाँ पर मोहब्बतें उनको मिलेंगी। इसके बाद आपके हैदराबाद लेके आएंगे। सर हैदराबाद लेके आए तो PH63 का कब्रिस्तान सर मैं बिल्कुल ले आऊँगा, जरूर दिखा दीजिएगा। बिल्कुल, मैं बल्कि आपको कॉल करूँगा। तो हैदराबाद भी जाएंगे, मीरपुर खाफ जाएंगे, जहाँ और सक्कर भी उनको लेके जाएंगे। देखें अभी जो नासिर शाह साहब की तरफ से बयान आया था, हम उसका खैर मकदम करते हैं कि एक सीएम आ रहा है और हम उसको भरपूर तरीके से जो है ना इस्तकबाल करेंगे। जो पंजाब में बिल्कुल देखिए सर, बात पता है क्या है, कल को ये भी वहां जाएंगे। देखिए अब हमें ये नफरतें खत्म करके, बिल्कुल पाकिस्तान जितना केपीके का है, जितना पंजाब का है, उतना ही हम सब का है बिल्कुल, और इनका हक बनता है। इनको एक प्रिविलेजेस इनको मिली हुई है कि एक सूबे के वजीर आला हैं, वो सिंध के अंदर आ रहे हैं। और ज़ाहिर स्पीकर साहब ने भी भरपूर तरीके से, अवैस शाह कादिर साहब है, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ कि मैं उनको असम्बली की भी दावत देता हूँ कि वो असम्बली में है जहाँ पर MQM होगी, जमात इस्लामी होगी, PTI, सारी पार्टियाँ पीपल्स पार्टी होंगी, तो उनको पता तो चले ना जो पंजाब में उनका हाल किया। तो मुझे आपको क्या लगता है कि अगर रोकने से कोई चीज़ रुक जाती है? कभी भी नहीं रुकती है। अगर आपके शहर में कोई आ रहा है तो आपकी सकाफत तो वहीं से नजर आती है कि एक मेहमान आपके आने चाहिए और मोहब्बत बिखेरने चाहिए। 3 दिन का इनका विजिट है, और भरपूर तरीके से जो है ना आपको स्ट्रीट मूवमेंट यहाँ पर नजर आएगी, और इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से। देखिए हमारी एहतजाज सबका हक है, लेकिन ये कोई के MPA भी रेहान राजपूत साहब हैं, आप वो कब्रिस्तान जरूर दिखाइएगा सर। मैं बिल्कुल रेहान राजपूत साहब को अभी ये प्रोग्राम के बाद घर जाके फोन से भी बात करूंगा, और इस मामले को, ये मेरा आपसे वादा है कि अगर वहाँ की आवाम ने वोट दिया तो सर देखिए वहाँ अगर सीएम खैबर पख्तूनख्वा नहीं आते उस हल्के में जहाँ से उनका कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, हैदराबाद आए सर, तो ये ज्यादती हो जाएगी वहाँ के लोगों के साथ। मैं खुद लेके जाऊंगा। देखिए लोगों ने वोट दिए हैं और लोग खुद मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं कि सोहेल आफरीदी साहब भी हमारी तरफ आए, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। रेहान राजपूत का हल्का हो चाहे किसी का भी हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में यही बात की थी, नसीर है अपने हल्के की बात करता ना, ठीक है हाथ में हमारे कुछ नहीं है,
लेकिन हमारा कम से कम हमारे वोटरों को तो इतना यकीन होना चाहिए कि यार हमारा जो भी चल बंदा रही है है सर, फुटेज भी चल रही है, हैदराबाद PS63 के कब्रिस्तान की फुटेज भी चल रही है सर। ये तो आपने लास्ट टाइम भी दिखाया था, बड़ी बद से बदतर हालत थी। मतलब यही मैं तो कह रहा हूँ आपका कब्रिस्तान तो फिर बेहतर है। अगर आप मेरे हल्के में एक दफा चक्कर लगा लें, वहाँ पे तो कब्रिस्तान ऐसे हैं, वहाँ पे तो मरिए मेट हो चुका है वहाँ, इससे बुरी हालत में। भाई ये सर ये बेहतर है, पूरे ये आपको अच्छा सिंध की लग रहा हालत है। होगा, यकीनन। आप हैदराबाद की बात करें, मातली की बात सर, करें, आप आप सर माजरत के यकीन साथ करें, मैं ये आपको मैं वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा सिंध बर्बाद हुआ है। नसीर देखें, आप मेरी बात सुने, भिलाओ सर, उसके फर्ज चमकेंगे। सर मैंने नसीर भाई उनकी जान के capacity मान पाऊं में- तो नसीर भाई हाँ, कुछ अर्ज करूं। बिल्कुल। सर मैंने इस कब्रिस्तान के लिए अपील जो है वो सीएम साहब से भी की, गवर्नर साहब से भी की, नासिर शाह साहब से भी की, मेयर हैदराबाद साहब काशिफ शोरत साहब से भी की कि सर खुदारा यहाँ आके एक दफा विजिट करें, देख उनका लें। हौसला अगर मैं गलत हूँ तो छोड़ दें, और अगर मैं सही हूँ तो यहाँ का काम हो जाए। सर 1 साल हो गया सर, अगर मैं कह 1 रहा हूं महीने में कि थोड़ा सा काम होता तो 12 महीने में कंप्लीट हो जाता चाहे था। तो क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इनकी नीयत में फतूर है ना, काम नहीं करना इन लोगों ने, सीधी सी बात ये। देखिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जिस तरह की आप बात बता रही है, वो आपने टीवी में हमें दिखाया कब्रिस्तान की हालत, अफसोस होता है कि हम अब बीइंग मुस्लिम, हम सोचते हैं मुसलमान हैं, हालत देखो कब्रिस्तान की कैसे। मैं अभी लास्ट टाइम गया था पिंडी, आप बिलीव करें वहाँ पे कि वहाँ पे कब्रिस्तान, ऐसे कब्रिस्तान के दिल खुश होता है, ऐसे हमारे पार्क भी नहीं है। और अगर तारीफ कर दो पंजाब हुकूमत की या KPK की, उनको आईना दिखाओ तो बुरा लग जाता है। और भाई तुम भी अपना किरदार ऐसा कर लो ना कि तुम्हें खुशी हो जाए। कर लो। सर मुझे ये बताइए, सीएम खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ ला रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब, आप भी वेलकम करेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जमहूरी अमल है, इसमें कोई हमें किसी से कोई इतराज़ नहीं है। आए मुल्क के वज़ीर आला, सूबे के वज़ीर आला, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। देखिए ये ऐसी बात, नफरत वाली बात नहीं होनी चाहिए जिसमें एक मैसेज ऐसा जाए कि पाकिस्तान के अंदर ही जमातें आपस में लड़ रही हैं। देखिए मोहब्बत का दर्स देना चाहिए। जैसे आज आप प्रोग्राम में तारिक जमील साहब को बुलाना चाह रहे थे, मैं बड़े खुश था कि चले एक बिल्कुल सुन लेते, उनकी हमारे ज़ियारत भी हो जाती, हाँ बरकत हो जाती। तो ये तो उन्होंने लाइनअप थे, लेकिन बस 3 मिनट हम थोड़ा सा लेट हो गए, मैं उन्हें बयान करने जाना था। आपको पता है मौलाना साहब टाइम के कितने पाबंद हैं। एक आज बड़ी इंपॉर्टेंट शादी छोड़ के आया था, सिर्फ और सिर्फ तारिक जमील साहब के। अल्लाह अकबर, बड़ी हस्ती हैं, दाई हैं दीन के, और उनकी अगर ज़ियारत हो जाती है और हमारी इनसे सर आप देख रहे थे कि ब्रेक बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बात भी हुई थी डॉक्टर नबील साहब से, 3 मिनट हम जरा, मैं ये समझता हूँ कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह की हिकमत होगी कोई ना कोई, इसमें भी बेहतरी होगी। लेकिन खुशी थी कि अब मिल जाते तो लेकिन जरूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं मौलाना तारिक जमील साहब से कहूँगा कि हमारे चैनल के लिए, हमारे मुल्क के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं इंशाअल्लाह ताला। दुआ में बड़ी अल्लाह ने तासीर भी रखी है। अच्छा सर आप भी ज़रा ये इस बारे में बताइए ना कि हैदराबाद में जो सूरत हाल है, कौसार की, जो डॉक्टर साहब बोल के गए, डॉक्टर मिराज नाम है ना, वहाँ के MP तो MQM पाकिस्तान से हैं, साबिर गम खानी भाई। जी साबिर भाई, आपने अगर देखा हो असेंबली के सेशंस देखे हों, जी जी, और ये समझते होंगे कि जितनी आवाज़ इस टाइम पे साबिर कायम खानी ने उठाई है हर इश्यूज़ के ऊपर, इतनी आवाज़ से पहले मैंने कभी उठते हुए नहीं देखी। बेशक मैंने देखा है कि हर इशू के ऊपर तालीम नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा ना। अफसोस ये है कि हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। अफसोस होता है कि मैं कहता हूँ कि तमाम MP जितने भी हैं वो अपने इश्यूज़ को लेके असेंबली फ्लोर पे ला रहे हैं, अपना हक अदा कर रहे हैं, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए लोग हैं वो अंधे हैं, काने हैं। मैं ये समझता हूँ उनको कोई एहसास नहीं है कि यार आवाम मर रही है, बिलक रही, उनको कुछ एहसास नहीं है। मैं आप कराची की बात करें, इनके ज़िले जो इदारे हैं, जो इनके यहाँ जैसे SBC के मैं अगर नाम लूँ, ये इनके मुतासिर ये भी हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं वहाँ पे। आप यकीन करें फराज भाई, ऐसा होता है कि वहाँ पे बाकायदा इनकी बिड चलती है। बिड, अगर आपने बिल्डिंग खड़ी करनी है, आपने पहले उनसे तय करना है कि आपने 50 लाख देने, विदाउट उसके नक्शे के प्रूफ ये उनको 50 लाख देते हैं। जब वो बिल्डिंग खड़ी होती है फिर वही स्टाफ आके उसको तोड़ देता ब्लैकमेल करके। ये पूरा सिस्टम चल रहा है। SBC की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ SBC की, KMC, इंक्रोचमेंट, अभी बहुत सारे इदारे मौजूद हैं। यानी कि अगर किसी जगह पे डिमोलिश का भी ऑर्डर होता है तो वहाँ पे भी उनको डिमोलिश रोकने के भी पैसे लिए जाते हैं। औरंगी भरा पड़ा, मेरा मंगोपीर भरा पड़ा है, इतनी वायलेशन है। कल को खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इदारे अपने हाथ उठा लेते हैं। करप्शन की वजह से मैं कह रहा हूँ पूरे सूबे का बड़ा कर चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कराची में एस्थमेटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है नसीर भाई? नाकिस हिकमत अमली, मट्टी। अब देखिए ना, कोई एक सड़क आप मुझे बता दें कोई ठीक हो, है कोई जगह? आप तो फिर मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे सिविक सेंटर आते हैं अपने स्टूडियो में, यहाँ पे फिर आपको रोड शार फैसल के साफ नजर आता है। इससे आप आगे जाएँ ना, आपको अंदाजा, आप मेरे मंगोपीर आ जाएँ, आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। नहीं मैं मजाक की बात नहीं कर रहा मैं। आप वहाँ पे, मेरा गार्ड पीछे बैठा होता है, वापसी आता है तो भूत बना होता है,
वहाँ पे एक रोड, एक सड़क भी वहाँ पे सही हालत में नहीं है। मैंने अभी लास्ट टाइम में कॉल अटेंशन डाली थी मंगोपीर रोड, मैंने उस पर भी बात की थी कि एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर इंक्रोचमेंट हुए, जब बनारस से लेके सुरजानी चुंगी तक उस एक ट्रैक में इंक्रोचमेंट होने की वजह से आप यकीन करो एक डबल ट्रैफिक जो 2 वे 1 वे हुआ है, 36 से ज़्यादा 37 से ज़्यादा बात हो चुकी हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो इश्यूज बता रहे हैं यार, सिंपल सी बात है। सिंध हुकूमत को कहता हूँ आप वहाँ पे इंक्रोचमेंट को हटाएं और ट्रैक वहाँ पे जो सीधा कर दें, जो दोनों ट्रैक चल जाएं, हादसात बच जाएंगे, कीमती जानें बच जाएंगी। नहीं है उनको एहसास यार। अभी लास्ट टाइम हमारे वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब से ऑन कॉल बात हुई, अली खुर्शीदी भाई ने बात की थी जब कराची इज्तिमा हो रहा था कि यार कम अज़ कम इस इज्तिमा की बरकत से करा दें। उन्होंने दावा किया कि कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। इंक्रोचर बैठे हुए इतने मजबूत नासिर हैं। शाह साहब कुछ करना चाहते हैं और वो कुछ कर भी रहे हैं सर। नासिर शाह साहब मैं ज़ाती हैसियत में भी जानता हूँ, बड़े नफीस और अच्छे इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी को हम एक ही लाठी से हाकें, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल देखें आप, हेल्थ के इशू में पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरा, मैं कुछ अरसे पहले कोरंगी इंडस हॉस्पिटल जा रहा था, तो इंडस हॉस्पिटल का जो रोड उन्होंने बनाया है वो मैं आई थिंक भूल रहा हूँ, शायद भुट्टो साहब के नाम से, जी, शारा भुट्टो। भुट्टो। इतना ज़बरदस्त रोड है कि मैं इंडस हॉस्पिटल आई थिंक मिलेनियम से वहाँ मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट में मैं वहाँ पहुँच गया इंडस हॉस्पिटल। और मैं दुआएं देता हुआ जा रहा था कि जिसने भी ये रोड बनाया अल्लाह ताला उसको खुश रखे, वरना तो इतना मुश्किल है कि 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में सर। जो अच्छा पीपल्स पार्टी का काम है, हमें हौसला तो सबका बुलंद रखना चाहिए भाई, ना सर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए अच्छे काम को अप्रिशिएट करना हमारा काम है, लेकिन जो नई काम हो रहा है उस पर हम तनकीद तो करेंगे ना। तनकीद बरा इस्लाह तो बिल्कुल करनी चाहिए। तनकीद बरा इस्लाह है। बिल्कुल नासिर करनी हुसैन शाह ज़ाती तौर पे बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। कई मौक़े पर उन्होंने मुझे पर्सनली रिस्पेक्ट दिए, मैं उनके उस पर बात नहीं कर, कैरेक्टर पे बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके हाथ में जो इख्तियारात है उनको आपने बताया भी था लास्ट प्रोग्राम में कि आपको बुलाया था स्टेज पे। बिल्कुल, मेरे हल्के में आए थे तो उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, मुझे खुद बिठाया। मतलब इखलाकी तौर पे उससे आला शख्स मुझे पीपल्स पार्टी में कोई नज़र नहीं आता। लेकिन मसला ये है कि हम तो काम के ऊपर लड़ाई है ना हमारी। देखिए आवाम को क्या चाहिए? काम। देखो इखलाक अपनी जगह है, वो तो हमारी इस्लामी तालीमात में है ना, लेकिन हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते ना काम हो जाए। हम लोगों के दरमियान बैठे हैं, लोग हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम ढक्कन में लगाएं, लेकिन जो हमारे इख्तियार में नहीं है वो तो उनके टाउन के पास है ना। मतलब अगर हम जो मेजर इश्यूज़ हैं उस मेजर इश्यूज़ के ऊपर भी अगर इम्प्लीमेंट करा दें तो लोगों को कुछ ना कुछ तो उनको मिल जाएगा ना। लेकिन उस पर हमारी नाराज़गी इनसे ये कि आपके पास तो वसाइल है, इख्तियार है, आपके पास इदारे मौजूद हैं, आप उनको ऑर्डर करें, कैसे नहीं करें काम इनके। सर मैं सुन रहा था कि मुर्तज़ा वाब साहब किसी सोशल मीडिया पर देख रहा था, आई थिंक हो सकता है मैं गलत भी हूँ, उन्होंने कहा है कि 2026 में तरक्याती मंसूबे पूरे होंगे। बात सही है सर? अल्लाह करे भाई, हर नई सुबह हम इस उम्मीद के साथ होते हैं कि अगला दिन अच्छा होगा। जो दावे अल्लाह करे उनको अल्लाह उनको इस्तकामत दे, उन पर पूरा करने की तौफीक दे। हम तो ये दुआ कर सकते हैं, बल्कि तारिक जमील साहब होते थे उनसे ये दुआ कराते लाजमी। मैं ये समझता हूँ कि अभी इन्होंने कहा कि 25 अरब रुपये कराची की छोटी बड़ी सड़कों के ऊपर इन्होंने मुख्तस किए हैं। मेरे ख्याल में इस बात को दावा किए हुए मेरा महीना 1.5 से ज़्यादा हो गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई होते हुए नज़र नहीं आ रही। ओ भाई मैं कहता हूँ, मैं चलो आपके प्रोग्राम की तरफ से मैं वज़ीर आला साहब को कहता हूँ कि मंगो पीर की आवाम के लिए कुछ नहीं दो, एक जो मंगो पीर रोड है वो बनवा दो, कम अज़ कम लोगों के हसास जो जानी हसास दिल की बात शाहीन की परवाज़ से कैमरे में देखते हुए मैं ये उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपने 25 अरब रुपये मुख्तस किए हैं वो मंगो पीर का जो डबल ट्रैक रोड है खुदा का वास्ता उसको बनवा दें, ताकि लोग जो वहाँ पे जाने जा रही हैं उससे बच जाएंगे। बाकी जो इश्यूज़ हैं वो तो उस पर लड़ते रहेंगे, आपसे बात भी करते रहे, लेकिन कम अज़ कम आपने जो मुख्तस किए रोडों के लिए 25 अरब छोटी बड़ी सड़कों के लिए, एक सड़क की आपकी डिमांड कर रहा हूँ, मंगो पीर रोड जो बनारस से लेके सुरजानी चौकी तक उसको बनवा दें, ताकि मंगो पीर की आवाम आपको दुआएँ देती रहे। दुआएँ देती। और हमारे प्यारे दोस्त सज्जाद भाई से ये बात भी ज़रूर कहें, CM खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ़ ला रहे हैं, तो जो हल्का इनके MPA का है रेहान राजपूत साहब का, उस हल्के में ज़रूर तशरीफ़। बिल्कुल भाई, ये देखें आज बड़ी बात कर दी उन्होंने, अब ये आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, आप इसको इनकी आवाज़ उन तक पहुंचानी है और उस पर कोई इम्प्लीमेंट हो जाए तो मैं समझता हूं कि आपने हक अदा कर देना है। भाई मैं तो लास्ट टाइम इनसे कहा था और मैंने ये भी कहा था कि असेंबली में बात करूंगा, आपको उसकी वीडियो भी भेजूंगा। ऐसा नहीं है, मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल इसके ऊपर हाजिर है भैया, आप जब हुक्म करते हैं हमने चाय की दावत पे जरूर तशरीफ लाएं आप लोग। सर बिल्कुल लाएंगे, मैं इसका तो वादा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसमें तुम्हें ले जाऊं जो हल्के की बात कर रहे हैं। क्या जो वफा हो जाए, सर नहीं इसकी बात करो, नहीं हल्के की बात करो, चाहे तो आपके साथ हैदराबाद तशरीफ जहाँ हैदराबाद आएंगे, जहाँ आपका दफ्तर है ना, वहाँ से सर हार्डली 3 मिनट की ड्राइव पे भी वो हल्का नहीं है, और उसी हल्के में इंशाल्लाह वो तशरीफ लाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। 6 तारीख को मेरा ख्याल से आई थिंक आ भी जी जी रेहान भाई 6 तारीख को इंशाल्लाह ताला। मुझे जहाँ तक हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि मैं अथेंटिक बात कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा सा उसमें
मोबिलिटी है, क्योंकि रेहान भाई से भी अच्छा ताल्लुक है। नहीं सब- बिल्कुल, सब अभी मेरे प्रोग्राम में भाइयों की आपका तरह टाइम से- है तो मैं कोई मैसेज भी एक, अब आपके प्रोग्राम से जी, जी, हमेशा जी, हमने जी, जी, पाकिस्तान की बात की जी, जी, अलहमदुलिल्लाह। जी, जी, कहें अभी जी। आपने देखा होगा कि वो इंडियन एक मूवी जैसे पहले मेरे हल्के में बनाई थी, एक और बॉर्डर 2 मूवी आ रही है, मैंने उसका कल ट्रेलर देखा, तो उसमें वो जो फनी दियोल है जो करतारपुर जिस टाइम में खुला था तो वो हाथ पैर बांध के गर्दन नीचे करके बैठा था, तो उस टाइम पे खड़े होकर हमारी फौज से बात करता ना, पंप उखाड़ता तो पता चले जी फिल्मों में पंप उखाड़ते हैं। इन्होंने उस फिल्म में एक डायलॉग मारा है कि आवाज़ लाहौर तक जानी चाहिए। तो मेरा उनसे सवाल है, भाई आपकी आवाज़ लाहौर तक तो आई नहीं है कभी, लेकिन हमारी आवाज़ आपके हिंदुस्तान में आई थी, जो आपके 6 से 7 हमने जहाज गिराए थे बिल्कुल ऐसी है। F-16, और सॉरी इनका कौन से गिराए थे हमने, राइफल। रफाल आपकी जो जहाज गिराए थे, और वो अमेरिका तक गई थी। फिर आपने अमेरिका को बोला था कि हमारी घुटने टेक दिए थे पाकिस्तानी लोगों ने, ऐसे जो है ना हाँ, वो कि खुदा का फौजियों से वास्ता और बचा लो। हमारे सर, एयरफोर्स से जान हमारी- जोड़ो, ये इनकी औकात रह गई है कि ये सिर्फ फिल्मों के अंदर जो है ये फनी देओल और जो दूसरे जो है ये बातें करते हैं, ये बातें आप फिल्मों में ही करें। अब ये दिन आ गए हैं, ये बुचर ऑफ गुजरात जो मोदी है, क्या वो फिल्मों के अंदर पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, जंगे भी जीत रहा है, लेकिन रियलिटी के अंदर आप हमसे 10 गुना बड़े हो, आपका जो है ना वो फौजी साजो सामान भी हमसे बड़ा है, लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो 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 इसके असल अलावा- ताकत है वो हमारे पास है, और उसी के दम पे हमने आपके जो है वो रफाल गिरा है, खुदा की कसम। और फ्रांस वाला भी मुंह छुपाता हुआ खूब चुप रहे, इसकी वजह से हमारी जो है ना वो रफाल के शेर से तबाह हो गए। सर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी इतनी मजबूत है, हमारी फौज इतनी मजबूत है, और यकीनन आप भी इस बात को ज़रूर तस्लीम No करते doubt, होंगे बिल्कुल। कि जो 9 और 10 मई की जंग थी, जिसमें हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, हमारे ISPR DG ISPR जनाब अहमद शरीफ साहब, इनके हौसले इतने बुलंद थे कि पूरी आवाम के हौसले बुलंद थे, सब साथ खड़े थे। तो अभी आपने देखा 3 घंटे के अंदर एक कंट्री का, अमेरिका के बराबर में जो कंट्री उसका बिल्कुल, नाम मैं जी। भूल रहा हूँ, उसके सदर को वेनेजुएला, गिरफ्तार करके जी। अमेरिका वेनेजुएला। तो उनकी फोर्सेस कमजोर हैं सर। हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है। कहें दिल की बात शाहीन की फरवाद से हमारी फोर्सेस के लिए सर कोई मैसेज? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ये मुल्क है तो हमारी फौज है, हमारी फौज की बदौलत हमारी मुल्क है, और हमेशा से चाहे वो 65 हो या इसके बाद जो बड़ी बड़ी जंगें जीती, अभी जो रिसेंटली जिसकी आप जंग की बात कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फौज जब तक मौजूद है तो कोई मुल्क जो है ना वो आपकी तरफ मेली आंख से नहीं देख सकता। सिर्फ ना हमारी फौज, इसके अंदर आर्मी के अंदर हमारी नेवी है, हमारी एयर फोर्सेस कंबाइंड, इन्होंने मिलके इस मुल्क को उठाया हुआ है, और इंशाल्लाह आगे इस मुल्क के अंदर आपको तरक्की होती हुई नजर आएगी। और हमने जो है वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे अभी जो लास्ट इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी, तो देखें आप, जैसे आपने फील्ड मार्शल की बात की, DG ISPR की बात की, तो ज़ाहिर है उनके हौसले इसलिए भी बुलंद थे कि कौम और सारी पार्टियां भी इनके साथ खड़ी हुई थी, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोशल मीडिया से भी, हमारी तरफ से भी हमेशा से ही जो है, चाहे वो टीज फंटास्टिक जो आपको याद है, तो वो गूंजनी वो आवाज़ चाहिए थी, लेकिन अब आपको तो पता है कि वो तो अब अपनी मूवियाँ बनाएंगे, लेकिन हमारी फौज के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाना बशाना खड़ी थी, खड़ी है, और तमाम पार्टियां खड़ी रहेंगी। खड़ी रहेंगे जी। नसीर भाई जल्दी से 30 सेकंड का मैसेज मेरे पाकिस्तानियों के लिए, मेरी फौज के लिए भाई सर। फौज के लिए मैं एक बात जानता हूँ, देखिए हम लोग हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़े हैं, और ये हमारे हाफिज जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, इसके साथ पूरी कौम खड़ी है। अच्छा, बड़े खुशाइन बात यह है कि लाख इख्तलाफात किसी भी पार्टी के किसी भी मसले को, जब मुल्क पे बात आती है एक है। तो एक पेज के ऊपर तमाम के तमाम पाक पाकिस्तान खड़ी होती है, और मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद है बस। जी नाजरीन, आपने सुना कि हम सारी पार्टियां हमारी जो हैं वो मुत्तहद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PTI है, चाहे MQM पाकिस्तान है, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे और कोई भी पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, सब मुत्तहद होके पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर ये मुत्तहद होके कभी भी कोई दुश्मन हमारे मुल्क को मैली निगाह से नहीं देख सकता। निस्बो नाबूद कर देंगे हम जो हमारी मुल्क की तरफ मैली निगाह से देखे। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद।